A very good morning to all of you. Dear students, सर्दी के सितम और कोरोना के कहर के बीच आप अपने स्वास्थ्य का पूरा सावधानी पूर्वक ख्याल रखते हुए पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखे हुए होंगे। इस उम्मीद के साथ आज के इस डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, जिसे हम सरूपण समवायता भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डिस्कशन में हमने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात की थी और ईजेड नोमेनक्लेचर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको भी हमने डिस्कस किया था। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करते हुए हमने आपको बताया था कि इस ज्यामितीय समवायता दर्शाने के लिए जो दो मेन कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, वो ये थी। एक तो किसी भी प्रकार से कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, बाधित घूर्णन होना चाहिए, वो चाहे डबल बॉन्ड की वजह से हो चाहे रिंग की वजह से हो। और दूसरी कंडीशन अपन ने ये डिस्कस की थी कि एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो बाधित घूर्णन वाली उस समवायता के बाद में आज हम बात करेंगे उस समवायता की जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड या एकल बंध के सापेक्ष फ्री रोटेशन के कारण से जो भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं उनको हम सरूपण या कन्फर्मेशन कहते हैं और उनसे रिलेटेड आइसोमरिज्म को हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी अणु में कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के फलस्वरूप जो विभिन्न संरचनाएं बनती हैं उनको हमने सरूपण कहा है। इस प्रकार की समवायता को हम कन्फर्मेशनल या सरूपण समवायता के नाम से जानते हैं। और किसी यौगिक के विभिन्न सरूपणों के अंतर परिवर्तन कमरे के टेम्परेचर पर ही पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि इन दो कन्फर्मेशंस या सरूपणों की ऊर्जा अंतर का मान जो होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए इन कन्फर्मेशंस को हम सेपरेट करना चाहें तो भी हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ फार्मूला ऑफ कन्फर्मेशंस, सरूपण के प्रक्षेपण सूत्र की अगर बात करें तो कन्फर्मेशंस को जो पेपर टू डायमेंशनल पेपर पर हम तीन प्रकार के प्रोजेक्शन फार्मूलाज के द्वारा शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जो ये तीन प्रोजेक्शन फार्मूलाज हैं वो हैं सी हॉर्स प्रक्षेपण सूत्र, फ्लाइंग वेज प्रक्षेपण सूत्र और न्यूमेन प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन सूत्र। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सी हॉर्स प्रक्षेपण सूत्र को। सी हॉर्स सूत्र में अणु का इस प्रकार से हम अवलोकन करते हैं कि कार्बन एकल बंध है जिसके सापेक्ष फ्री रोटेशन होता है वो हमें तिरछा दिखाई देता है। जैसे स्क्रीन पर हम जो डायग्राम देख पा रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं कि कार्बन जो एक तिरछा बॉन्ड है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। और इसमें दो विभिन्न रूप हैं, एक वो जिसमें हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस कम है यहाँ, और दूसरा जो रूप है जिसे हम सांतरित या अंतरित रूप कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन के बीच में म्यूचुअल रिपल्सन कम है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस घर्षित रूप या एक्लिप्स्ड फॉर्म की तुलना में ज़्यादा है। ये सांतरित या स्टेगर्ड जो फॉर्म है उसमें हाइड्रोजन एटम्स के बीच में रिपल्सन कम होने के कारण से जाहिर सी बात है कि ये घर्षित रूप की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होगा और इसका एनर्जी जो है वो घर्षित रूप से कम होगी। इन दोनों रूपों के बीच का एक और कन्फर्मेशन होता है, उसे हम स्क्यू रूप कहते हैं, जो कि घर्षित रूप से कंपैरेटिवली अधिक स्थायी होता है लेकिन सांतरित या स्टेगर्ड फॉर्म्स की तुलना में कम स्थायी होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो सी हॉर्स प्रक्षेपण सूत्र की इस विधि में घर्षित रूप में समूह को तिरछी रेखा के एक तरफ एक दूसरे के समानांतर रखते हैं,
जबकि आंतरिक या स्टेगर्ड फॉर्म में समूहों को, जो ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको तिरछी रेखा पर एक दूसरे के समानांतर लेकिन विपरीत दिशा में रखते हैं। घर्षित रूप में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो डाइहेड्रल एंगल है, द्वितल कोण है, उसका मान 0 डिग्री होता है। जबकि स्टेगर्ड रूप घर्षित रूप में कार्बन कार्बन के जो डाइहेड्रल एंगल हैं, द्वितल कोण हैं, वो 0 और 360 डिग्री के कोणों को छोड़कर अन्य डाइहेड्रल एंगल, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री पर घुमाने पर प्राप्त होता है। सांतरित या स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड या घर्षित के डाइहेड्रल एंगल्स को छोड़कर अन्य डाइहेड्रल एंगल पर स्क्यू फॉर्म प्राप्त होता है, जो कि दोनों के बीच की अवस्था मानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सीहोर्स प्रोजेक्शन फार्मूला था। इसके बाद में हम दूसरे प्रोजेक्शन फार्मूला की बात करेंगे, जिसे हम फ्लाइंग वेज प्रक्षेपण सूत्र के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट इसमें जो फ्लाइंग वेज प्रक्षेपण सूत्र है, उसमें अणु का पार्श्व से या साइड से इस प्रकार से हम अवलोकन करते हैं कि कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एक हॉरिजॉन्टल रूप में दिखाई देता है, क्षैतिज रूप में दिखाई देता है, न कि तिरछा रूप में दिखाई देता है, जैसा कि सीहोर्स प्रक्षेपण सूत्र में दिखाई देता है। इस विधि में ठोस रेखाएं पेपर के तल पर उपस्थित बंदों को प्रदर्शित करती हैं, जबकि बिंदुदार जो डॉटेड लाइंस हैं वो पेपर के तल के पीछे के बंदों को दर्शाती हैं, और पेपर के तल के ऊपर के बंदों को हम डार्क वेजेज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एथेन का जो एक ये फ्लाइंग वेज प्रक्षेपण सूत्र है, उसका जो स्टेगर्ड रूप है, उसमें डॉटेड लाइन के रूप में, डार्क वेज के रूप में और सिंपल लाइन के रूप में हम एक कार्बन पर उपस्थित 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करूं तो डार्क लाइन जो है वो पेपर के तल के ऊपर के बंदों को प्रदर्शित करती है, पेपर के तल के पीछे के बंदों को हम डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पेपर के तल पर जो बॉन्ड्स हैं उन्हें हम ठोस या सिंपल लाइन के द्वारा शो करते हैं। जो इन तीनों प्रक्षेपण सूत्रों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रक्षेपण सूत्र है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला या न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रक्षेपण सूत्र में अवलोकनकर्ता को, व्यूवर को, जो हम देखने वाले के निकटस्थ कार्बन परमाणु को एक सर्कल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसके 3 सिग्मा बॉन्ड्स को, जो सर्कल है या वृत्त है, उसकी परिधि पर इसके केंद्र की ओर खींची गई रेखाओं के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इन जो लाइंस के बीच में 120 या 120 डिग्री का कोण पाया जाता है, जो डिस्टेंस पर या दूसरा कार्बन एंड दूरस्थ कार्बन परमाणु को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि ये निकटस्थ कार्बन परमाणु के पीछे होते हैं। दूरस्थ कार्बन के 3 सिग्मा बंधों को वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एथेन के 2 कन्फर्मेशंस को न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा हम अगर प्रदर्शित करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए सूत्रों के अकॉर्डिंग हम इनको प्रदर्शित करेंगे। जो फर्स्ट और जो सेकंड रूप हैं, इनमें जाहिर तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो सेकंड रूप है उनमें म्यूचुअल रिपल्सन का एक्सटेंट जो है वो कम है, जबकि फर्स्ट रूप में जो पारस्परिक प्रतिकर्षण है एटम्स के बीच में वो ज़्यादा होगा। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कि आप सांतरित रूप को, सेकंड वाले रूप को आप ज़्यादा स्टेबल बताओगे, और जो कि आपका सही आंसर होगा।
अगर एनर्जी लेवल की बात की जाए तो घर्षित रूप जो कि कम स्टेबल है तो इसका एनर्जी लेवल अधिक होगा, और सांतरित रूप एनर्जी लेवल पर लोअर एंड पर रखा जाता है। इन दोनों के बीच की जो अगर प्रक्षेपण सूत्र की हम बात करें तो उसे हम न्यूमैन या गॉस रूप के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। स्क्यू जिसे हम न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में स्क्यू प्रक्षेपण सूत्र को गॉस रूप या गाचे फॉर्म के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एथेन के कन्फर्मेशंस की अगर हम बात करें तो एथेन में दोनों कार्बन परमाणु परस्पर सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 3-3 हाइड्रोजन परमाणु सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अर्थात एथेन अणु में 2 मेथिल समूह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधित होते हैं। जब इस अणु में के एक मेथिल समूह को स्थिर करके कार्बन कार्बन बंध पर उपस्थित दूसरे मेथिल समूह को निश्चित कोणों फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पर घुमाया जाता है तो अणु के अनेक संरूपण या कन्फर्मेशंस बनते हैं। 2 एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस को हम इक्लिप्स्ड या घर्षित व आंतरित या स्टेगर्ड कन्फर्मेशंस कहते हैं। एथेन के दोनों रूपों को अगर अलग से हम डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले हम बात करेंगे घर्षित रूप की। अणु के घर्षित रूप 0 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री के डाइहेड्रल कोणों पर प्राप्त होते हैं। घर्षित स्वरूपण के में एक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु के आमने सामने इस प्रकार से अरेंज्ड हो जाते हैं कि मानो इन हाइड्रोजन परमाणुओं ने एक दूसरे को पूर्णतया ढक लिया हो या घर्षित कर लिया हो। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दोनों कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के अति निकट होने के कारण इनमें नॉन बॉन्डेड रिपल्सन अधिकतम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अणु की ऊर्जा भी अधिकतम हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसके जस्ट उलट अगर हम बात करें आंतरिक या स्टेगर्ड फॉर्म की तो लेट मी टेल यू दैट एथेन के स्टेगर्ड रूप 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल्स पर प्राप्त होते हैं। इन स्वरूपणों में दोनों कार्बन परमाणुओं से बंधित हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, जिससे हाइड्रोजन परमाणु के मध्य उत्पन्न नॉन बॉन्डेड रिपल्सन का मान घर्षित रूप की तुलना में अत्यंत कम होता है और अणु की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम हो जाती है। इसलिए इस रूप का स्थायित्व बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एथेन के दोनों स्वरूपणों को हम ऊर्जा आरेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए अनुसार हम ऊर्जा आरेख के रूप में इनको प्रदर्शित करेंगे। यहाँ एक अक्ष पर पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे अक्ष पर इनके डाइहेड्रल एंगल्स को शो किया गया है। जो एस जो है वो स्टेगर्ड फॉर्म को दर्शाता है और जो ई जो है यहाँ पे वो एक्लिप्स या घर्षित रूपों को दर्शा रहा है। एथेन के जो ऊर्जा आरेख से अपन स्पष्ट तौर पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि अणु के आंतरिक रूप की ऊर्जा या स्टेगर्ड फॉर्म की ऊर्जा का मान घर्षित रूप की तुलना में 2.8 किलो कैलोरी पर मोल कम होती है। इसलिए आंतरिक रूप घर्षित रूप से अधिक स्थायी होता है। ये ऊर्जा की वैल्यू जो अंतर है स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म्स के बीच का ऊर्जा अंतर का जो मान है 2.8 किलो कैलोरी पर मोल, वो हमें याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसको पूछ लिया जाता है। ये स्टूडेंट्स, सामान्यतः पर ये दोनों रूप एक दूसरे में तेज़ी से अंतर परिवर्तित होते रहते हैं क्योंकि इन दोनों रूपों की ऊर्जाओं में बहुत ही कम अंतर होता है। इसलिए एथेन अणु प्रायः अधिक स्थायी संतरित रूप में ही अधिक समय तक रहती हैं। ये स्टूडेंट, सांतरित और घर्षित स्वरूपणों का स्थायित्व की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू कि एथेन का सांतरित स्वरूपण घर्षित स्वरूपण की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इन स्वरूपणों में ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इस कारण ये दोनों स्वरूपण एक दूसरे में आसानी से अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हें आइसोलेट या पृथक नहीं किया जा सकता है। घर्षित स्वरूपण में
कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिग्मा कक्षकों तथा दूसरे कार्बन तथा हाइड्रोजन सिग्मा कक्षकों के मध्य की जो दूरी है बहुत कम होती है, जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण अधिकतम होती है, जबकि स्टेगर्ड फॉर्म में ये दूरी अधिकतम होती है, जिसे हम नॉन बॉन्डेड रिपल्सन बहुत कम मात्रा में होता है के रूप में हमने डिस्कस किया था। और इसी कारण से सांतरित स्वरूपण घर्षित स्वरूपण से अधिक स्थायी होता है। डियर स्टूडेंट, सांतरित स्वरूपण और घर्षित स्वरूपण में अंतर परिवर्तन के समय जो ऊर्जा प्रतिरोध होता है उसे हम मरोड़ी विकृति कहते हैं, टॉर्सनल डिस्टॉर्शन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। प्रोपेन के स्वरूपण की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट प्रोपेन में एथेन के समान दो जो एक्सट्रीम स्वरूपण घर्षित स्वरूपण और सांतरित स्वरूपण संभव हैं। किसी भी एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एकल बंध को अक्ष पर घुमाने से जो स्वरूपण हैं वो घर्षित और सांतरित के रूप में स्क्रीन पर दिए गए अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। एथेन के स्वरूपण में एक हाइड्रोजन की जगह एक मेथिल समूह लगाने पर हमें प्रोपेन का स्वरूपण प्राप्त हो जाते हैं। प्रोपेन के स्वरूपणों का ऊर्जा आरेख भी एथेन के ऊर्जा आरेख के समान ही होता है। केवल प्रोपेन की पोटेंशियल एनर्जी 2.8 किलो कैलोरी पर मोल के स्थान पर 3.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये इम्पोर्टेंट अंतर जो था वो प्रोपेन और एथेन के स्वरूपणों में था। एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशंस और उसके आगे साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस भी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आनंदम प्रोग्राम से रिलेटेड अपने एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करते रहें। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर।